दोस्तों नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री के घर से 490 किलोमीटर की दूरी पर जोशीमठ है। और अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, अगर आप हेमकुंड साहिब जाना चाहते हैं, अगर आप फूलों की घाटी को देखना चाहते हैं, तो जोशीमठ इन सब का दरवाजा है। यही वो रास्ता है जिसके जरिए आप पर्वत श्रृंखलाओं को देख सकते हैं। बड़ा शानदार दृश्य यहां से दिखाई देता है। लेकिन आज की तारीख में जोशीमठ यह शब्द मानवीय त्रासदी से जुड़ गया है। लेकिन इस मानवीय त्रासदी और जोशीमठ की नींव जिस तरीके से हिल गई है, इसमें एक सवाल हर जहन में होगा कि आखिर गुनाहगार है कौन। और परिस्थितियां ऐसी खड़ी हो गई इस देश के भीतर में कि लगता है समूची सभ्यता ही गुनाहगार है, समूची सोच ही गुनाहगार है। चाहे वो सत्ता की हो, चाहे किसी भी सत्ता की हो, चाहे चुने हुए प्रतिनिधियों की कमाने की होड़ हो, चाहे लोगों की जिंदगी की जद्दोजहद हो। किन परिस्थितियों में जोशीमठ बसा, बढ़ा और अपने विस्तार के साथ इसने जिंदगी की धड़कन को महसूस किया। और जब जिंदगी टूट रही है, बिखर रही है, उस जमी को छोड़ना पड़ रहा है, तो धड़कनें अलग अलग तरीके से लगातार सुनाई दे रही है। लेकिन आज हम आपके साथ इस बात को लेकर जुड़े हैं कि दरअसल जोशीमठ सरीखी स्थिति इस देश के भीतर आ क्यों गई। जोशीमठ 1990 तक स्वावलंबी हुआ करता था। यहां पर जो उपज होती थी उसके जरिए यहां पर रहने वालों के घरों में अनाज पहुंच जाता था। जोशीमठ का एक अपना इतिहास चंद लोगों के घरों से शुरू होता है। बढ़ते बढ़ते कितना विस्तार पा गया, तो क्या जनसंख्या को दोष दिया जाए, या फिर दोष इस बात को लेकर दिया जाए कि दरअसल यहां तक पहुंचना दुरूह था, तो सरकार ने सोचा रास्ता सरल बना दिया जाए। और रास्ता सरल बना तो सरपट दौड़ती गाड़ियों ने इस इलाके को रौंदना शुरू किया। और जब रौंदना शुरू किया तो उन्हें जिंदगी जीने और जिंदगी काटने और गुजारने के वक्त की सुविधाएं चाहिए। बिजली, रोपवे चाहिए। बड़ी तादाद में यहां विस्फोट हुए, टनल्स बनाने की शुरुआत हुई, रेलगाड़ी वहां पहुंच जाए इसकी व्यवस्था की जाने लगी, रोपवे बन जाए इसकी भी व्यवस्था होने लगी। एक दो नहीं, हजारों योजनाएं इस पूरे उत्तराखंड के इलाके को अपने साए में लेती चली गई। और जितना बारूद वहां पर फूटा, जिस तरीके से मवाद वहां से निकला और मलबा और कहीं नहीं वहीं पर डंप कर दिया गया, और इन परिस्थितियों में पानी का रास्ता बंद या हिमालय की ढलान खत्म, वनों का खत्म होना, पेड़ों का कटना जाना, यह सब कुछ एक अनकही कहानी नहीं है। सब कुछ आंखों के सामने हर किसी ने देखा है। कोई कह सकता है कि दरअसल इस देश में 1991 में जब आर्थिक सुधार आए और भारत बाजार पर जाकर टिक गया, तो उसी बाजार ने तय किया कि इस देश के किस हिस्से का उपयोग कैसे करना है, उस हिस्से को लेकर कितनी कमाई इस बाजार के जरिए हो सकती है, और बाजार ने तय करना शुरू किया किस इलाके की कितनी महत्ता होगी। लेकिन फिर भी कोई तो गुनाहगार होगा, किसी ने तो रास्ता गलत चुना होगा। मौजूदा वक्त की परिस्थितियां शायद आपके सामने एक धुंधली तस्वीर पेश करे। हमें लगता है कि आज तमाम डॉक्यूमेंट्स, सत्ता के डॉक्यूमेंट हो, इस देश के एनजीओ के डॉक्यूमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनवाई के डॉक्यूमेंट हो या एनजीटी के डॉक्यूमेंट हो, जो भी है, और सरकारी योजनाओं तले किस तरीके से जोशीमठ को दफन करने की परिस्थितियां पैदा की गई, आज इसे आपको जानना चाहिए। आदि शंकराचार्य की पहली पीठ जी नहीं। इस इलाके में पहाड़ तो पहले से था, सौंदर्य बखेरता हुआ पहाड़, जो कहा जाता था एक तरफ सुंदरी है, दूसरी तरफ हाथी पहाड़ है, पता नहीं कब मिलन हो जाए। यह भी सोचा गया ना जाने कितनी डोलियां इस जगह से निकली और कितने लोगों ने इन पहाड़ों की साए में मोक्ष की प्राप्ति कर ली। आज इन बातों को पीछे छोड़ दीजिए, कुछ चीजों को जहन में रखिए। उसके बाद सरकार ने इन परिस्थितियों के भीतर कैसे, किस तरीके से जोशीमठ को गढ़ा है, इसका जिक्र भी होने की आज जरूरत है। लेकिन एक दृष्टि पहले डाल लीजिए। 1960 में इस जगह पर सिर्फ 30 दुकानें हुआ करती थी, आज 1200 दुकानें हैं।
400 परिवार 1960 में रहते थे, आज तकरीबन 4000 परिवार रहते हैं। 1960 में 12,000 लोगों की रिहाइश थी, लेकिन आज की तारीख में यह 38 से 40,000 लोगों की रिहाइश है। 1960 में 600 आवासीय निर्माण थे, आज की तारीख में यह 3,800 आवासीय निर्माण हो चले हैं और लगभग 800 निर्माणों में दरार आ गई। सरकार इसको चिन्हित कर चुकी है और सरकार ने कहा कि दरअसल हर घर को हम 1.5 लाख रुपया देंगे। 3,000 घर हमने इस दौर में मानकर चल रहे हैं तो 45 करोड़ रुपया हमारा खर्च होगा, हम इतना दे देंगे। तुरंत आपके जहन में आएगा इस इलाके में कितना पैसा इस इलाके के तक पहुंचने के लिए खर्च किया गया, जानकर हैरत होगी। लोगों के लिए आपके पास 45 करोड़ है, लेकिन 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा इस जगह पर पैसा फूंका गया, लगाया गया इसको सुगम बनाने के लिए। लेकिन इन सब के पीछे भी पर्यावरण और वन मंत्रालय के नियम कायदे ताक पर रखे गए। 60 से ज्यादा टनल बना दी गई, 58 से ज्यादा ब्रिज बना दिए गए, सड़कें एक एक करके मोहल्ले दर मोहल्ले निर्माणाधीन होती चली गई, योजनाएं दर योजनाएं लाई जाती चली गई और उन सब के जरिए यह मानकर चला गया कि दरअसल 4 धाम यानी 4 धाम की यात्रा को अगर सरल बना दिया जाए तो ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के जरिए जो आशीर्वाद है वो हमें मिल जाएगा। यह किसी ने नहीं सोचा स्थितियां विकट होंगी तो 4 धाम तक आप पहुंचेंगे कैसे, और उन रास्तों पर बसे हुए लोग जो तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं पर्यटकों को, भक्तों को, जब वही खत्म हो जाएंगी और वो जमीन उस पहाड़, जंगल, पेड़, नदी के बीच में समा जाएगी तो क्या होगा। तो आज जरा सरकारी डॉक्यूमेंट्स और उन तमाम परिस्थितियों के बीच पहले सरकार का जिक्र, बाद में उस दर्द और उन लोगों का जिक्र। इस बात को समझिए कि 1976 में विष्णु प्रयाग में धीरे धीरे सिंकिंग की परिस्थिति आई थी धौली गंगा और अलकनंदा के भीतर, और तब एक मिश्रा कमेटी बनी थी जिसका जिक्र बार बार हो रहा है कि उस मिश्रा कमेटी ने बताया था कि यहां आप कोई कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। हमारे पीछे एक किताब है इंदिरा गांधी को लेकर है, प्रकृति से जो उनका प्रेम था उसको लेकर जयराम रमेश ने यह किताब लिखी है। इस किताब के भीतर भी उस प्रकृति का जिक्र किया गया। इंदिरा गांधी किस तरीके से प्रकृति के करीब थी और वो चाहती थी कि जंगल और पेड़ की, नदियां, पहाड़ किस रूप में बचे रहे। लेकिन आज उनके जिक्र की जरूरत नहीं, अभी तो हम लोग मौजूदा वक्त में आकर खड़े हैं। उल्टा चले या सीधा चले, क्योंकि नींव पड़ी असल में मौजूदा वक्त में जिन्होंने आंख खोली। धीरे धीरे हर राजनीतिक सत्ता के दौर में कुछ कुछ परिस्थितियां नाजुक हुई, लेकिन मौजूदा वक्त क्यों ऐसा खड़ा है जो बार बार कहता है कि सुगम रास्ता होना चाहिए, उन पहाड़ों तक, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बड़ा सुगम होना चाहिए। और उसने अपनी पूरी जान फूंक डाली और भारत के प्रधानमंत्री भी केदारनाथ की गुफा में जब जब बैठे, इस देश के लोगों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नतमस्तक हो गए कि किस तरीके से भारत की पहचान भारत के पहाड़ और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी है। यही तो हमारी संस्कृति है। तो संस्कृतियों का समावेश कहीं पर है उत्तराखंड के भीतर में, तो वह जोशी मठ से ज्यादा रईस हो नहीं सकता है कोई। यानी वहां की संपदा, वहां के सांस्कृतिक परिस्थिति, वहां की धार्मिक परंपराएं, उन तमाम चीजों को परखिएगा तो जोशी मठ का खिसकना, ढहना शायद एक बड़ी त्रासदी आपको नजर आए। लेकिन हम तारीख दर तारीख चलते हैं, उसके बाद आप समझ पाएंगे किस तरीके से ये स्थितियां विकट हुई। नवंबर के महीने से ये शोर मचना शुरू हुआ जोशी मठ को लेकर, और 21 अक्टूबर 2022 को माना गांव जो चमोली में आता है, 3,400 करोड़ की एक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का केंद्र सरकार ने ऐलान किया। 2 रोपवे प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान हुआ जो गौरी कुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक जाएंगे। इस दौर में 1,000 करोड़ रुपए सड़क के चौड़ीकरण का भी ऐलान कर दिया गया। रोपवे में भी पहाड़ में छेद करना पड़ता है, वहां पर भी आपको विस्फोट करना पड़ता है। यह वो पहाड़ हैं जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया के सबसे युवा पहाड़ों में हिमालय को लिया जाता है, उसकी श्रृंखलाओं को लिया जाता है। और उसको भेदने की दिशा में जो पर्वतमाला स्कीम चली, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण की,
यह पहली परिस्थिति थी जो बीते अक्टूबर में सामने निकल कर आई। उससे पहले एक बरस पहले से और पहले कुछ चले जाइएगा तो 30 दिसंबर 2021, ये तो 22 का जिक्र था, एक बरस पहले सड़क चाहिए, घर चाहिए, सिंचाई चाहिए, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, सैनिटाइजेशन चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर चाहिए, 17,500 करोड़। यह योजनाओं का ऐलान दिसंबर 2021 में हुआ। इसमें स्टेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जाहिर है वो सड़क, पुल, टनल और रेलवे लाइन, 2,000 करोड़ रुपए, उस पर भी 6 और प्रोजेक्ट इसके साथ जुड़े, जिसमें सड़कों का चौड़ीकरण होना है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो पिथौरागढ़ का है उस पर काम होना है, नैनीताल सीवेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट उस पर काम होना है। इसके अलावे लेक खबर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो 5,750 करोड़ का है उस पर काम होना है। हम इन बात का, करोड़ों का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार के पास आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए 3,000 घरों को देने के साथ और कुछ भी नहीं है, जो 45 करोड़ रुपए बनता है। यानी अगर 15 लाख भी सरकार दे दे तो भी यह चीजें बहुत छोटी होंगी कि सरकार के पास इतनी पूंजी इन इलाकों में जाने देने के रास्ते और सुगम जिंदगी बनाने के लिए। लेकिन जिंदगी को लीलना शुरू कर दिया इन्हीं प्रोजेक्ट्स ने। गढ़वाल कुमायूं टिहरी क्षेत्र, नेपाल से कैसे कनेक्टिविटी हो, यह भी 2021 में सोच लिया गया। उस दिशा में काम शुरू हो गया। 113 ग्रामीण सड़क जिनकी लंबाई जो थी 1,157 किलोमीटर थी, उसके निर्माण कार्य की दिशा में चीजें बढ़ गई। 151 ब्रिजेस छोटे बड़े जो इस दौर में आएंगे, इस पर काम शुरू हो गया। टनकपुर पिथौरागढ़ रोड बनना शुरू हो गया। चुरौनी अंचोली के बीच 32 किलोमीटर की सड़क बननी शुरू हो गई। बिलखेत से चंपावत तक 29 किलोमीटर की सड़क बननी शुरू, और तिलोन से चुरौनी 28 किलोमीटर की सड़क यह भी बननी शुरू हो गई। इसके पहले 4 दिसंबर 2021 को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में सोचा गया, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, कीमत 8,300 करोड़। मुश्किल सवाल है, कितना पैसा है देश के पास, लेकिन आज की तारीख में मरती हुई जिंदगी, खत्म होते हुए घर परिवार, सब कुछ तबाह होती हुई परिस्थिति के लिए हमारे पास 1.5 लाख रुपए है, वह भी बाजार के रेट से। उसी बाजार ने जोशी मठ को बाजार में तब्दील किया और अब वहां पर बाजार ही नहीं बचा, क्योंकि उसके भीतर जो घर, मकान, होटल सब ध्वस्त करने की स्थिति में रेड जोन के ऐलान के साथ शुरुआत हो गई है। बहरहाल देहरादून से पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश का एक रोड प्रोजेक्ट लाया गया 1700 करोड़ का, ये 2021 का जिक्र कर रहे हैं। नजीमाबाद से कोटद्वार सड़क चौड़ीकरण की दिशा में काम बढ़ गया। सोचा तो लक्ष्मण झूला को लेकर भी है कि 1929 का बना हुआ, इसको बदल डालिए, गाड़ियां सरपट दौड़े उस दिशा में, काम चल रहा है। ये ऋषिकेश के जिक्र हम कर रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश तो द्वार है उत्तराखंड की दिशा में जाने का, तो द्वार का लक्ष्मण झूला और उसके आगे की परिस्थितियों में हम आपको लिए चल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पूरा प्रोग्राम चेकआउट किया गया सरकारी दस्तावेजों में। इलाके में लैंडस्लाइड को देखते हुए यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए 7 प्रोजेक्ट बनाए गए। यानी लैंडस्लाइड होगी उससे भी बचा जाए। लैंडस्लाइड कैसे रुकेगी यह नहीं पता है। लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, बॉर्डर फोर्स लगातार काम कर रही है जो बीआरओ के तौर पर होती है। इस दौर में बीआरओ के पास काम बढ़ता चला गया और एक साल 365 दिन होते हैं। उन 365 दिनों में लगभग हर दिन 2 जगहों पर बीआरओ की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन काम होते रहना चाहिए क्योंकि इस जगह पर हमारी नजर है। यह भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। ईश्वर शक्ति यहीं से मिलती है और भारत धर्म और आस्थाओं का देश है। उसमें जोशी मठ क्या, इस पूरे इलाके के दायरे को समझिए, क्या कर्णप्रयाग, क्या रुद्रप्रयाग। अब तो वहां भी आईआईटी के तमाम वैज्ञानिक जाकर देख रहे हैं, चीजें दरक रही है। तो क्या पूरे उत्तराखंड की नींव हिली है? और समझिए, लंबागढ़ जो बद्रीनाथ जाने के रास्ते है, वहां पर साकीनाधार है, श्रीनगर है, देवप्रयाग है। हर जगह सड़क का निर्माण, हर जगह टनल का निर्माण, हर जगह ब्रिज का निर्माण। उस इलाके से रेलगाड़ी कैसे गुजरेगी? देवप्रयाग से श्रीकोट सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है। ब्रह्मपुरी से कोडीपल्ला सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। कुछ सड़क बनाई जा रही है। 120 मेगावाट का हाइड्रोग्लिक प्रोजेक्ट 1700 करोड़ का तय हुआ। और तो और यहां की खुशबू बहुत अच्छी है, तो क्यों नहीं यहां लेबोरेटरी भी बना दी जाए, यह दिल्ली में सोचा गया।
और परफ्यूमरी और एरोमा लेबोरेटरी के निर्माण के लिए भी तय हुआ और इसको एक महायज्ञ के तौर पर सरकार ले रही है। आप कल्पना कर रहे हैं, महायज्ञ चल रहा है इस दौर में। नाम सारे आस्थाओं से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं और उसी के आसरे उस पूरे इलाके को ध्वस्त करने की परिस्थिति। इसी दौर में जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया, उसके मातहत जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएं और अलग अलग जगहों पर जो नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था उसमें हरिद्वार और उसके बाद देखिए हरिद्वार तक तो 18 एमएलडी का एक सराई में लाया गया, जगजीतपुर में लाया गया 27 एमएलडी का, उसके ऊपर 68 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लाया गया। उसके बाद देखिए लकड़घाट में 26 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 5 एमएलडी का चौर पानी में, और बद्रीनाथ तक में भी सोचा गया 1-1 एमएलडी के 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ले आए जाए। जहां पे गंगा को माना जाता है, जहां पे नदियों को माना जाता है बड़ी अच्छे शुद्ध पानी है, वहां पर भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। लेकिन इसकी शुरुआत जब होती है 2016 से, जब चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट आता है और उस हाईवे प्रोजेक्ट को लेकर अलग अलग एनजीओ सवाल उठाते हैं, एनजीटी के पास पहुंचते हैं, मामला अदालत तक में जाता है, एनजीटी अपने तौर पर सफाई देती है। लेकिन यह चार धाम प्रोजेक्ट क्यों जहन में आया, यह भी एक सवाल है। 2013 में जब फ्लैश फ्लड आया था और लगभग 200 से 500 लोगों की मौत हो गई थी, हिलाकर रख दिया था हर किसी को, तो मौजूदा सत्ता ने सोचा अब चार धाम प्रोजेक्ट को लाया जाए। और चार धाम प्रोजेक्ट के लिए जो 12,000 करोड़ था, उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, टनल बनेंगे, बाईपास बनेंगे, ब्रिजेस बनेंगे, विस्फोटक होगा, निर्माण का मलबा निकलेगा। पर्यावरण और वन मंत्रालय से क्या कुछ नियम कायदे सीखने की जरूरत है? जी नहीं, वह भी तो सरकार के अधीन है, तो सारे नियम कायदे ताक पर रखे गए या तर्कों के साथ खारिज किए गए। सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने उस वक्त पहली आवाज उठाई, जो देहरादून का है, पर्यावरण से जुड़ा एनजीओ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के पास पहुंचा, उसने बहुत साफ तौर पर बताया जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ों की ढलान खत्म कर दी जाएगी, ब्लास्ट होगा, ड्रिल होगा, पहाड़ों के भीतर और जंगलों के भीतर निर्माण मलबे को डंप किया जाएगा। 373 हेक्टेयर जो जंगल की जमीन पर निर्माण होगा, 25,033 पेड़ कट जाएंगे, भागीरथी नदी उस पर बुरा असर पड़ेगा और ब्लास्ट करने के बाद जो मलबा निकलेगा उससे वहां पर जो प्रोसेस शुरू होगा वो जाहिर है इतना बुरा असर ग्लेशियर लेक पर पड़ेगा, लैंडस्लाइड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आंखें बंद थी, तूफान था इस दौर के भीतर में इस पूरे इलाके को लेकर, और सड़क निर्माण से जो इकोलॉजिकल बैलेंस डगमगाएगा, पानी निकासी रुक जाएगी, मिट्टी का इरोजन शुरू हो जाएगा, पहाड़ टूटेंगे, खिसकेंगे। कहा गया कोई जरूरत नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार को लेकर जो EIA यानी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है, उसने 2013 में कहा था कि आप चाहें तो इसका विस्तार कर सकते हैं, आपको पर्यावरण मंत्रालय से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, और इजाजत नहीं ली गई। और 2013 में जो उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड आया था, जिसमें 5,000 मौतें, इसका जो जिक्र होता है, उसकी रिपोर्ट बताई गई कि दरअसल ये मौतें इसलिए हुई क्योंकि कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। एग्जिस्टिंग रोड जो थी वह बह गई, खत्म हो गई, इलाके बह गए, खत्म हो गए। तो इन चीजों को जिंदा रखने के लिए एक नए तरीके से इस पूरे इलाके को गढ़ना होगा। यह कोई शहरी इलाका नहीं है, पहाड़ का इलाका है। सरकार की अज्ञानता है, वैज्ञानिकों की अज्ञानता है, या इस दौर में मंत्रालयों की अज्ञानता है, या तमाम इंस्टीट्यूशन जो देखते हैं उन्होंने आंखें बंद क्यों कर ली? क्या सरकार का दबाव था चार धाम हर हाल में प्रोजेक्ट चलना है, इसीलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के जो लोग थे उन्होंने आंखें बंद की, बताया कि सरकार अनुकूल चल रही है। और 2006 का जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट को 2013 में जब यह कहकर बदला गया कि एग्जिस्टिंग सड़क जो चल रही है उसमें आप 40 मीटर तक आपको लैंड एक्विजिशन की भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, और बाईपास से 60 मीटर की इर्द गिर्द का जो विस्तार है उसमें भी आपको लैंड एक्विजिशन के लिए किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। यानी वन मंत्रालय हो, जंगल जमीन आ रहे हो, पहाड़ आ रहा हो, किसी से कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और
53 प्रोजेक्ट्स इन इलाकों में जो डेवलप हुए, उसमें तर्क एक ही था कि 100 किलोमीटर का तो कोई नहीं है, छोटी छोटी सड़कें बनेंगी, एवरेज निकालिएगा तो 25 किलोमीटर के 53 प्रोजेक्ट्स, कुल 900 किलोमीटर के इर्द गिर्द चीजें चल रही है और डेडली डिजास्टर की तरफ ये पूरा इलाका बढ़ रहा है। सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने बाकायदा इसकी रिपोर्ट सौंपी एनजीटी को। और ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बहुत साफ इस दौर में कुछ मार्क किया और बताया कि धारुषी से गंगोत्री तक 37 लैंडस्लाइड क्षेत्र हैं, लेकिन एक तरफ काम होते रहना चाहिए। इन परिस्थितियों में प्लान्ड कहिए अनप्लान्ड कहिए, डेवलपमेंट चीजें चलती रही। निर्माण का मलबा यहां पर नदियों की जमीन पर लगातार रिवर बैंक्स में डाला जाता रहा। और याद कीजिए, उससे ठीक पहले 2013 से ठीक पहले अगस्त 2012 जब 80 गंगा वैली में डिस्ट्रॉय पूरा हो गया था, क्लाउड ब्रस्ट हो गया था, भागीरथी से निकलती है वहां पर एक 80 गंगा जो पूरे तरीके से खत्म हो गई, लेकिन हर तरफ आंखें मूंद ली गई। और इस दौर में पता नहीं क्यों पहुंचने की होड़ चार धाम तक, और उस चार धाम प्रोजेक्ट के जरिए कुछ ऐसे बखेरा गया जैसे लगा अयोध्या में जैसे इस दौर में निर्माण कार्य चल रहा है और वहां के लोग कहते हैं पूरी अयोध्या तो टूट गई लेकिन नया निर्माण हो रहा है। बनारस में कुछ ऐसा, उज्जैन में कुछ ऐसा, धार्मिक स्थलों को पर्यटक स्थल और धार्मिक पर्यटक स्थल के तौर पर लोगों की आवाजाही किस रूप में खड़ी की जाए। एक सवाल इस दौर में जैन समाज ने भी कहा, क्या हम चाहते तो रोपवे नहीं बना सकते हैं जो पारसनाथ मंदिर झारखंड में है? बना सकते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, क्योंकि हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा टैक्स भी देती है और हम रईस भी हैं, लेकिन पहाड़ों को छलनी नहीं करेंगे। और जो संकट के साथ ईश्वर तक पहुंचे वह ईश्वर के ज्यादा करीब होता है। ये तमाम धारणाएं धीरे धीरे इस आधुनिक दौर में, जिसमें बाजार ही चीजों को ड्राइव करेगी, पूंजी जुड़ी हुई है और उस पूंजी के आश्रय चीजों को क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट किया जाए, इसी तरह चीजों को आगे। इसीलिए 45 करोड़, आप तो 15 लाख देंगे तो भी 450 करोड़ ही होगा। अगर आप सबको 100 लाख भी दे दे तो भी स्थिति ये वहां पर आ जाएगी कि जो योजनाएं निर्धारित की गई उस पर जो खर्च हुआ है वह योजनाओं पर पैसा खर्च ज्यादा है। योजनाएं लोगों के लिए बन रही और लोगों को दफन करके योजनाओं की शुरुआत है। मैन मेड डिस्ट्रॉय होने की परिस्थितियों में यह सारी चीजें लाकर खड़ी कर दी गई, क्योंकि सवाल जोशी मठ के आगे अब चमोली के ही कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग का है। जो स्थिति है उसमें टिहरी के तानशाली तक परिस्थिति नाजुक है, पिथौरागढ़ के मुंशियारी और धारचूला तक स्थिति नाजुक है, उत्तरकाशी के भटवारी तक स्थिति नाजुक है, पौड़ी गढ़वाल में लोग सोचने लगे हैं, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 और 5 के तहत सभी आता है। तो प्रकृति के रास्तों को बंद करके मनुष्य को उस प्रकृति तक पहुंचाने के रास्ते अनसाइंटिफिकली क्रिएट किए गए। और अब जो इमारतें गिराई जा रही हैं उसको लेकर तर्क दिए जा रहे हैं कि हम देखिए कितने साइंटिफिक तरीके से इस होटल को हमने गिरा दिया, इस मकान को गिराएंगे। तो ऐसे में जो पूरा का पूरा बाईपास सड़क, धारचूला हाईवे, टनकपुर से धारचूला हाईवे जो है, जो उत्तरकाशी सुक्की टॉप अस्थाई ढलान, वहां पर जो सेब के बगान हैं, जो पेड़ों का कटना है, ये क्या बतलाते हैं? क्या हम इतिहास में खो जाएं कि 1867 में कभी जमीन खिसकी थी, पहाड़ खिसके थे, तब यह एक इलाका बना और यहां पर लोग आकर बसने शुरू हो गए। उस वक्त बहुत कम लोग थे, अब बहुत ज्यादा लोग हैं। क्या यह कहा जाए, या इस दौर में भारत जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उसमें जहां भी 2 जून की रोटी मिल जाए वही काफी है? हमारी टीम ने एक बात की और जानकारी ली। यहां पर लगभग जोशीमठ में 6 बैंक हैं। इन 6 बैंकों से जो लोन लिया गया, जिसके बार बार वो जिक्र वहां के लोग कर रहे हैं, ये लोन माफ कर दिया जाए, सारा लोन विद इंटरेस्ट अगर मिला भी लीजिएगा तब वह भी आपके सामने 900 करोड़ से ज्यादा का नहीं आता है। चाहे वो होटल हो, चाहे घर हो, मकान हो, वहां पर जो बागान बनाए गए, जो भी चीजें क्रिएट की गई, 900 करोड़ से ज्यादा नहीं आता है। तो सरकार जब इस देश के भीतर में लाखों करोड़ रुपया करोड़पतियों का रिटर्न ऑफ कर देती है, तो इनको माफ क्यों नहीं किया जा सकता है? यह भी एक सवाल है। लेकिन इन सब के साथ और सुनिए, इस इलाके में बारिश, इस इलाके में लैंडस्लाइड,
इस इलाके के भीतर की परेशानियां किस रूप में बढ़ी हैं। 2013 तक जो इस दौर में सबसे ज्यादा जो इसको फ्लैश पॉइंट कहा जाता है, फ्लैश फ्लड आया था, उस समय यहां पर जितनी बरसात होती थी, कहते हैं 1995 से 2013 तक 33 mm बारिश पर डे होती थी एवरेज। 2013 उस फ्लश फ्लड के बाद यह बढ़कर 68 mm हो गई, 68 mm हो गया पर डे बारिश। और 2016 के बाद जो चार धाम की जो प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद बढ़कर यह 120 mm पर डे हो गया है। यानी 2013 की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा पानी का बहाव, रिसाव, बारिश सब कुछ इस दौर में शुरू हो गया। 2015 से 2021 तक 7,750 क्लाउड ब्रस्ट हुए हैं, हैवी रेन हुई है। इन सब के बीच भी वो तमाम चीजें चलती रही जिन परियोजनाओं को डेवलपमेंट से लगातार जोड़ा गया। इसलिए सवाल एक आगे का है, बिना योजना, जो योजना है उसकी कोई योजना ही नहीं और निर्माण हो रहा है। जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, पर्यटकों की आवाजाही करोड़ों तक में पहुंच गई, पानी के प्राकृतिक प्रवाह को आपने रोक दिया, जल विद्युत नदियों के जरिए कैसे पैदा किया जाए इस दिशा में बढ़ जाएं, जिंदगी को आधुनिक तरीके से और आधुनिक तकनीक के आश्रय क्रिएट किया गया। इन सब के असर का महत्वपूर्ण हिस्सा मौजूदा वक्त में आखिरी सवाल के साथ जुड़ा है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सोच समझ नहीं रखते हैं, चाहे वह आस्था का सवाल हो, चाहे प्रकृति का सवाल हो, चाहे इस देश के भीतर में रोजगार को पैदा करने का सवाल हो, चाहे टूरिज्म को डेवलप करने का सवाल है, साइंटिफिक तरीका कहता है कि जैसा कंस्ट्रक्शन आप दिल्ली में कर सकते हैं, जैसा कंस्ट्रक्शन आप देश के महानगरों में, बड़े शहरों में कर सकते हैं, पहाड़ों में भी आप वैसा ही सोचते हैं। और वहां के लोगों की मुश्किलों को लेकर योजनाओं की तारीख, यानी 112 योजनाएं, 4.5 लाख करोड़ का खर्च, और इस दौर में दरकता हुआ जोशी मठ और उसके पूरे साय के बीच में हर जगह पर एक कंपकपी ठहरी सी हुई है। पता नहीं कल हमारा इलाका भी इसकी जद में तो नहीं आ जाएगा। और आए या ना आए, दिल्ली तो तय नहीं करेगी कि किस पहाड़ को कब, किस वक्त, किस चुनाव के समय ढहना है या खड़े रहना है, यह कौन तय करेगा। प्रकृति से दो दो हाथ अगर आप उन योजनाओं के जरिए इस दौर में करते हैं कि देखिए हम ही थे जो आपको चार धाम की यात्रा करा कर ले आए, तो फिर एक सवाल आखिरी यह भी है, इस देश के भीतर की सभ्यता तभी तक है जो सबसे युवा पहाड़ हिमालय दरक ना जाए। इस दौर में तमाम दरकते हुई पहाड़ियों को इस देश में बिल्डरों के हाथे, पॉलिटिशियंस के हाथे, कमाई और धंधे और बाजार के जरिए हर किसी ने देखा है। लेकिन मनाइए, इस देश के भीतर में कोई तो पढ़ा लिखा निकल कर आए जो बतलाए कि वैज्ञानिक तरीके से दुनिया भर में ऐसे पहाड़ों की भरमार है, लेकिन जब चीजें दरकती है तो कोई गुनाहगार ना हो। इसको लेकर जो कशमकश और जो जद्दोजहद होती है, वह गुनाहगार को लेकर इस देश के भीतर में कोई खड़ा तो हो, खुलकर बताए तो, और उस परिस्थिति और सिस्टम को बदलने की दिशा में कोई कदम उठाए तो। लेकिन मौजूदा वक्त में सिर्फ एक सवाल, जितनी भी योजनाएं इस देश इलाके के भीतर आई है, उसकी रकम को जुटा लीजिए और उसका 1% भी अगर आप यहां पर मरते हुए लोगों को उनकी छिनती हुई जमीन के भीतर बांट देंगे, तो वह जिंदगी दूसरी जगह स्वच्छंद तरीके से बसर कर पाएंगे। इतना तो कर दीजिए आज की तारीख में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।